हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग ज्योग्राफी की हम लोग जलवायु विज्ञान की जो लेक्चर सीरीज़ दे रहे थे, उसी लेक्चर को आगे आज हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग स्टडी करेंगे जलवायु विज्ञान के एक बहुत ही बेहतरीन इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसे हम विंड्स कहते हैं। और ये जो विंड्स टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, वहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आता है। लेकिन ये एक बड़ा टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम कई छोटे छोटे वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर करेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आप हमारा इसका प्रीवियस लेक्चर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट जो हमने आपको पढ़ाई थी उसको यदि आप पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो फिर ये आप बहुत अच्छे से समझेंगे। और हम यहाँ पर जो विंड्स कवर करेंगे वो अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में हम यहाँ पर कवर करेंगे। जो बुक में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड करके दिया हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे, मेरा प्रयास रहता है कि हम टिपिकल से टिपिकल चीज़ों को बहुत इजी वे में यहाँ पर आपको बताएं। मेरा यही प्रयास है। तो चलिए आज हम बिना किसी देरी के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पवनों का एक हम चार्ट बनाएंगे। तो पवनें बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। पवन की अगर हम कैटेगराइज करें तो टू टाइप्स ऑफ विंड मेनली। फर्स्ट इज धरातली पवनें, धरातली पवनें। सेकेंड इज वायुमंडलीय पवनें, वायुमंडलीय पवनें। जो धरातली पवनें हैं, जो धरातल पर, अर्थ सरफेस पर हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, उन्हें धरातली पवनें कहेंगे। कुछ ऐसी पवनें होती हैं जो धरातल के ऊपर वायुमंडल में ये हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं, तो उन्हें वायुमंडलीय पवनें कहते हैं। तो जो धरातली पवनें होती हैं इनको फर्दर हम तीन कैटेगरी में रख सकते हैं, थ्री कैटेगरी। इसमें एक होगी सन्मार्गी पवनें, सन्मार्गी पवनें। सन्मार्गी पवनों को हम स्थायी पवनें भी कहते हैं, स्थायी पवनें। दूसरी अस्थायी पवनें। तीसरी स्थानीय पवनें, स्थानीय पवनें। तो धरातली पवनों की तीन कैटेगरी हैं, प्लैनेटरी विंड्स या परमानेंट विंड्स, टेम्परेरी विंड्स एंड लोकल विंड्स। तो एग्ज़ाम में हमारी जो सन्मार्गी पवनें हैं और जो स्थानीय पवनें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का आता है, पीसेस में एक क्वेश्चन तो यहाँ से ज़रूरी आता है, और यूपीएससी में यानी आईएएस में भी यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो कौन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये। इसे आप धैर्य के साथ मेरा लेक्चर अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट तो हम आपका क्लियर कर ही देंगे, साथ ही साथ मेरी कोशिश रहेगी कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। वायुमंडलीय पवनों का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर जेट स्टीम आती है। तो जेट स्टीम वायुमंडल में जो हमारा क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल के ऊपर जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसे हम क्षोभ सीमा कहते हैं, क्षोभ सीमा के आसपास ये ऐसे करके स्पाइरल तेज गति से चलने वाली विंड्स को जेट स्टीम कहते हैं। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन हमारा खास नहीं बनेगा। हालांकि जेट स्टीम को जब हम क्लाइमेट जो इंडियन मानसून वगैरह है उसमें जेट स्टीम का क्या रोल है वो हम वहाँ पर इसको पढ़ेंगे। तो जेट स्टीम में बस आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इतना ही पूछेगा कि जेट स्टीम कहाँ पर चलती है। तो क्षोभ सीमा के आसपास चलने वाली ये तीव्र गति से चलने वाली ये स्पाइरल शेप की विंड होती है, स्पाइरल शेप में ये चलती है, और इनकी खोज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की गई थी। बस इतना ही आपको अभी यहाँ पर जानना है। तो हम लोग फोकस करेंगे यहाँ पर। तो आइए देखते हैं जो सन्मार्गी पवनें हैं और यानी स्थायी और अस्थायी, इनमें डिफरेंस आप समझ लीजिए। स्थायी पवनें वो पवनें होती हैं जो साल भर एक ही ट्रैक पर चलती रहती हैं
और ये अपनी दिशा को कभी भी चेंज नहीं करती है। ये हमेशा सदैव साल भर एक ही दिशा में चलती हैं, ये अपनी दिशा को चेंज नहीं करती। और जिस पर्टिकुलर अक्षांश पे ये चलती हैं उस अक्षांश पे ये पूरे ग्लोब पर चलती हैं, इसलिए इनको ग्लोबल विंड के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इन्हें हम भूमंडलीय पवनें भी कहते हैं, भूमंडलीय पवनें। अस्थायी पवनें, चलिए इसको पहले देख लो। इसमें इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो ये 3 हैं। आपने सुना होगा व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें यानी ट्रेड विंड। सेकंड पछुआ पवनें, पछुआ पवनें यानी वेस्टर्लीज। एंड थर्ड ध्रुवीय पवनें, पोलर विंड, ध्रुवीय पवनें। ये 3 पवनें हैं जिनको हम सन्मार्गी पवनों के अंतर्गत रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। अस्थायी पवनें वो पवनें होती हैं जो एक निश्चित समय के पश्चात अपनी दिशा को कंप्लीटली चेंज करती है, एक निश्चित समय के पश्चात अपनी दिशा को पूर्णतया चेंज कर लेती है। मतलब ये रिवर्सिबल होती है, रिवर्स हो जाती है। मतलब एक सीजन में ऐसे चल रही तो दूसरे सीजन में वो ऐसे चलेगी, तो ये रिवर्सिबल होती है। तो इनकी 2 कैटेगरी हैं, 2 कैटेगरी हैं। इसमें हम एक को कहेंगे मानसूनी पवनें, मानसूनी पवनें, और दूसरी समीर, समीर। मानसूनी पवनें जो 6 मंथ में अपनी दिशा को कंप्लीटली चेंज करती हैं उन्हें मानसूनी पवनें, और जो 12 आवर में यानी 12 घंटे में अपनी दिशा को कंप्लीटली चेंज कर लेती हैं उन्हें समीर कहते हैं। अब जो समीर हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 टाइप ऑफ ब्रीज, समीर को इंग्लिश में ब्रीज कहते हैं। पर्वत समीर, घाटी समीर, स्थल समीर और जल समीर, जल समीर। माउंटेन ब्रिज, वैली ब्रिज, लैंड ब्रिज एंड ओशन ब्रिज। तो ये 4 प्रकार की होती है। स्थानीय पवनें वो पवनें होती हैं जो एक पर्टिकुलर स्थान पर चलती हैं। इनकी विशेषता जानो। ये पर्टिकुलर स्थान पर चलती हैं यानी एक सीमित दायरा होता है इनका, ये सीमित क्षेत्र में चलती है। और जैसे एक देश के कुछ भाग में चल सकती है या 2 देशों के कुछ भागों में चल सकती है। और इनका नेचर मौसमी होता है। मौसमी का मतलब एक मौसम में ये चलेगी तो दूसरे मौसम में गायब हो जाएगी। जैसे हम अगर बात करें लू की, तो लू हमारे यहाँ गर्मियों में मई जून में चलती है, इसके बाद फिर लू गायब हो जाती है। तो लू एक स्थानीय पवन है जो इंडिया और पाकिस्तान में चलती है और दुनिया के अन्य देशों में नहीं चलेगी। ये लोकल है, एक लोकल एरिया में चलती है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे लू, ये गर्म है, ये ठंडी भी हो सकती है। तो जैसे एक पवन है चिनूक, ये रॉकी माउंटेन पे चलती है, रॉकी माउंटेन के पूर्वी ढाल पर स्लोप पर चलती है, ये भी गर्म है। जैसे ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड एक पवन है, वो लोकल विंड है, वो ठंडी है। तो इस तरीके से इसकी एक लिस्ट है, वो हम अलग से आपको पढ़ाएंगे। तो इन तीनों कैटेगरी को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सन्मार्गी पवनों पर। और सन्मार्गी पवनों में 3 हैं, व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवी। इनको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये पर्टिकुलर लैटिट्यूड पर चलती है, इनका अपना अक्षांश फिक्स होता है, उन्हीं अक्षांशों पर ये चलती हैं। और उन अक्षांशों में हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं वहाँ पर ये हमें महसूस होगी। तो इनको समझने के लिए एक हम आपके सामने मैप बनाएंगे, जो पिछले वाले लेक्चर में हमने बनाया भी था। ये ग्लोब है। ग्लोब में यहाँ पर हम प्रेशर बेल्ट को दर्शाएंगे। तो इसमें प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा जिसने नहीं देखा है। तो इसमें ये जो क्षेत्र है ये 0 से 10 डिग्री
नॉर्थ और साउथ, इसे हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखी निम्न वायुदाब की पेटी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो ये कैसी बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, विषुवत रेखी निम्न वायुदाब की पेटी। प्रीवियस लेक्चर में आप देख लीजिएगा, हमने वहाँ पर प्रेशर बेल्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब यहाँ पर एक दूसरी बेल्ट हम लोग लेते हैं, ये 30 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास और दक्षिणी गोलार्ध में भी ये 30 डिग्री से 35 डिग्री साउथ में। इसको क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट या हॉर्स लैटिट्यूड। ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये दोनों गोलार्धों में होती है। अब हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती हैं। तो आप देखेंगे ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये लो प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ की विंड्स यहाँ की इधर की ओर आएंगी, ये इधर की ओर चलेंगी, और इधर हाई प्रेशर से इधर लो प्रेशर की ओर चलेंगी। अब विंड के चलने की जो दिशा है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी रोटेट करती है, घूमती है। तो इसमें कोरियालिस बल क्रिएट होता है। उस कोरियालिस बल के प्रभाव से पवनें अपनी मुख्य दिशा से थोड़ी सी इनमें रिफ्लेक्शन आ जाता है, ये विक्षेपित हो जाती है। तो इस पर काम किया था फेरल ने। तो फेरल ने बताया था कि उत्तरी गोलार्ध की पवनें अपनी मुख्य दिशा से दाईं ओर घूम जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध की पवनें अपनी मुख्य दिशा से बाईं ओर घूम जाती हैं। बस इसी नियम के आधार पे हम लोग इनकी डायरेक्शन को पता करेंगे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा नियम है जो पवनों की दिशा को बताता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक मिनट, आइए इसको क्लियर करते हैं। तो ये उत्तरी गोलार्ध की पवन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी, ये दक्षिणी गोलार्ध की हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। अब जो उत्तरी गोलार्ध की पवन है ये सीधे नहीं चलेगी, ना दक्षिणी गोलार्ध की सीधे चलेगी, ये उत्तरी गोलार्ध वाली अपने दाईं ओर। तो इसकी मुख्य दिशा क्या है, जिधर एरो है इधर आप माउथ करेंगे तो दायां इसका ये हो जाएगा, और इसका दायां, ये दक्षिणी गोलार्ध वाली पवन बाईं ओर घूमती तो इसका बायां ये हो जाएगा। तो ये जो पवन है ये ऐसे चलेगी, ये सीधी नहीं आएगी, ये तिरछी हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और ये इधर को थोड़ी सी मुड़ जाएगी। ये फेरल के नियम के अकॉर्डिंग कोरियालिस बल इसमें काम करते हैं। ये तो यहाँ ये जो पवनें हमने आपको बताई हैं, यानी 30-35 डिग्री से 10 डिग्री की ओर, 0 डिग्री की ओर जो आ रही हैं दोनों गोलार्धों में, इन्हें कहते हैं व्यापारिक पवनें। तो ये हैं कौन सी पवनें, व्यापारिक, यही है ट्रेड विंड। ये पूरी दुनिया में ये हमेशा आपको यहाँ पर चलती हुई मिलेंगी, और ये कभी भी अपनी दिशा को चेंज नहीं करेंगी, क्योंकि ये परमानेंट विंड है। अब यहाँ पर आपको हम 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो अब आप पहचान लीजिए कि ये व्यापारिक पवनें कहाँ पर चलती होगी। अगर कोई कंट्री इस बीच में है तो वो कौन से पवनों का क्षेत्र होगा, कौन सी परमानेंट विंड का क्षेत्र होगा, व्यापारिक का क्षेत्र होगा, ट्रेड विंड का क्षेत्र होगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये पवन जब यहाँ से चलेगी तो जब यहाँ पहुँचेगी 10 डिग्री के आसपास, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी, और वो लंबवत किरणें इन पवनों को गर्म कर देंगी। जैसे ही गर्म होंगी तो ये गर्म होकर ये पवनें यहाँ से वर्टिकल मूव करने लगेंगी। अभी हॉरिजॉन्टल हैं, फिर ये वर्टिकल मूव करेंगी और ऊपर उठ जाएंगी। वैसे ही साउथ वाली पवनें यहाँ तक आएंगी और ये 10 डिग्री के आसपास ऊपर उठने लगेंगी। हालांकि ये 10 के और आगे जाएगी तो ये 5 डिग्री तक मैक्सिमम पहुँच पाएंगी, 5 डिग्री के ये आगे नहीं जाएगी। ये 5 डिग्री तक पहुँचते पहुँचते सारी पवनें वर्टिकल मूव करके ऊपर उठ जाएगी। वर्टिकल मूव करके जब ये ऊपर उठेंगी तो ये करेंगे क्या, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो विंड है ट्रेड विंड, ये
0 से 5 के बीच में, मान लीजिए ये यहाँ पर एक मैं डॉटेड लाइन ड्रा कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये बीच में जो हमने डॉटेड एरिया बनाया हुआ है, इसको हम रेड कलर से शेडेड कर देते हैं ताकि आप इसे अच्छे से पहचान पाएँ। ये जो हमने रेड कलर का एरिया बनाया है बीच में, ये ट्रेड विंड यहाँ पर नहीं पहुँच पाती है, यानी ये जो क्षेत्र है यहाँ पर पवनों से शांत क्षेत्र है। तो पवनों से जो शांत क्षेत्र होता है उसको कहते हैं डोलड्रम। तो डोलड्रम का विस्तार, डोलड्रम ये, तो डोलड्रम का विस्तार कहाँ तक है? 0 से 5। ये कितना है? 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये डोलड्रम में आता है। तो हम देख रहे थे डोलड्रम, तो डोलड्रम किसको कहते हैं? ये 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, इसको डोलड्रम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेड विंड नहीं आ पाती हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के पहले ये ऐसे करके वर्टिकल ऊपर चली जाती है। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं 0 डिग्री के आसपास, यहाँ से विंड आएंगी दोनों तरफ से ट्रेड विंड, और हम डोलड्रम में खड़े तो हमारे पास तक नहीं आएंगी, ये यहाँ से ऐसे वर्टिकल ऊपर चली जाएंगी, और ऊपर जाएंगी तो क्या करेंगी अभी हम बात करेंगे। तो डोलड्रम फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, डोलड्रम की फीचर क्या होते हैं? तो डोलड्रम के 2 फीचर होते हैं। एक तो डोलड्रम यहाँ पर लो प्रेशर क्षेत्र में पड़ता है, ये विषुवत रेखा के आसपास का जो लो प्रेशर क्षेत्र होता है इसको डोलड्रम कहते हैं। और दूसरा ये शांत वायु का क्षेत्र होता है, शांत वायु का क्षेत्र होता है, ये शांत वायु का क्षेत्र होता है। इसकी 2 विशेषताएं, ये आप याद रखिएगा। अब आप देखिए, तो ये तो आपने देख लिया डोलड्रम। अब आप देखो ये जो विंड्स है, ट्रेड विंड्स जब यहाँ पर आती हैं तो दोनों यहाँ से ऊपर उठ जाती हैं, और जब ऊपर उठती हैं दोनों तरफ की विंड, तो वो क्या करेंगी, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग से समझते हैं। मान लो कि ये 0 डिग्री है ना, और ये 10 डिग्री, और इधर 10 डिग्री, इधर ये 30 से 35 डिग्री, और इधर ये 30 से 35 डिग्री। तो यहाँ से विंड इधर आएंगी, ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, और बीच में ये क्षेत्र लो प्रेशर है। तो ये विंड यहाँ से आएंगी हाई से लो की ओर, और सूर्य की गर्मी पाके ये 0 से 10 के आसपास ऊपर उठ जाएंगी, और जब ये ऊपर वर्टिकल मूव करेंगी तो ये 0 से 5 के बीच में तो ये विंड्स नहीं पहुंच पाएंगी, और ऊपर जाएंगी। तो ऊपर जब जाएंगी कोई विंड तो ये क्या होंगी? ठंडी होगी, इनका टेम्परेचर डाउन होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस से जब डाउन होगा तो इसकी जो वाटर वेपर है, ये जब डाउन होगा तो वाटर वेपर का कंडेंसेशन शुरू होगा, यानी ये विंड ऊपर जाके सैचुरेट होगी, कंडेंसेशन होगा, और ये क्या बनाएंगे? क्लाउड्स बनाएंगे। तो ये जो हवाएं होंगी ये वार्म होकर, गर्म होकर ऊपर जाएंगी, और ऊपर क्या बनाएंगी? क्लाउड। और जब ये क्लाउड बनेगा तो ये पृथ्वी इस ग्रेविटी के कारण इसे अपनी ओर खींच लेगा, और यहाँ पर वर्षा चालू हो जाएगी। तो ये गर्म पवन थी, यानी ये पवनें गर्म के साथ साथ इनके पास नमी भी थी, यानी ये पवनें कैसी थी? उष्ण आर्द्र। ये ऊपर जाएंगी, इसकी जो जलवाष्प है वो कंडेंसेशन होकर क्लाउड्स बनाएगी और वर्षा हो जाएगी। तो ये पवनें ठंडी हो जाएंगी, ठंडी होके नमी इनकी छूट गई इसलिए ड्राई हो जाएंगी, और ये नीचे लौट आएंगी, और ये इधर से नीचे लौट आएंगी ये, और फिर यहाँ पर तो ये गर्म पवनें ऊपर ठंडी होकर नीचे आ रही, तो गर्म ऊपर ठंडी नीचे, ये एक साइकिल बन जाएगा। पवनों का वर्टिकल मूवमेंट हो जाएगा, नीचे से ऊपर उठेंगे और ऊपर से फिर नीचे आएंगी। तो ये अपवर्ड हो रही है, ये डाउनवर्ड हो रही। तो ये वर्टिकल जो मूवमेंट होता है इसको वायु धारा कहते हैं।
तो ये वायु धाराओं में परिवर्तित हो जाएगी और जो वर्षा कराएगी। तो अब आप इमेजिन करो, ये जो वर्षा होगी ये कैसी होगी, ये संवहन धाराएं हैं, क्योंकि संवहन क्रिया यहाँ पर हो रही है, कन्वेक्शन। तो ये होने वाली वर्षा कैसी होगी, संवहनी वर्षा, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ा चुके हैं, आप वहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब आप देखो ये संवहनी वर्षा कराएंगी। तो ये संवहनी वर्षा कहाँ हो रही है, 0 से 10 के आसपास। इसका मतलब ये इस बेल्ट में कौन सी वर्षा हो रही है, संवहनी वर्षा हो रही है। तो संवहनी वर्षा कहाँ हो रही है, विषुवत रेखा के आसपास। ठीक है, ओके। अब आप देखो इस संवहनी वर्षा में कौन सी पवनों का रोल है, तो ये ट्रेड विंड यहाँ पर संवहनी वर्षा कराती है। ये ऊपर उठती है और वर्षा करा के यहाँ से उठती है और 30-35 पर उतर जाती, फिर उठती है, फिर 30-35 पर उतर जाती, फिर ये यहाँ पर उठती है ऊपर और फिर से 30-35 पर उतर जाती है। तो इस तरीके से ये संवहन धारा बन के यहाँ पर पानी बरसाती है। तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, संवहनी वर्षा कहाँ होती है, आंसर क्या होगा, विषुवत रेखीय प्रदेशों में। दूसरा क्वेश्चन, संवहनी वर्षा में कौन सी पवनें इन्वॉल्व होती हैं, तो ट्रेड विंड इन्वॉल्व होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ट्रेड विंड जब ऊपर उठेंगी तेजी से, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो ये तेजी से ऊपर उठेंगी और तेजी से ऊपर जाके इनका टेम्परेचर डाउन होगा और वहाँ पर लाइटनिंग होगी, तो थंडरिंग होगी, बादल गरजेंगे और पानी बरसेगा। तो इस क्षेत्र में ये हवाएं जब तेजी से ऊपर उठती है तो यहाँ थंडरिंग और लाइटनिंग की घटनाएं होती हैं। तो थंडरिंग और लाइटनिंग की घटनाएं बहुत ज़्यादा कहाँ होती है, विषुवत रेखीय प्रदेशों में। तो ये आपने देखा ट्रेड विंड कहाँ से चलती है और कहाँ जाती है, डोल्ड्रम कैसे बनता है और ट्रेड विंड कैसे कन्वेक्शनल रेनफॉल कराती है, ये चीज़ें आपने यहाँ पर सीख लिया। तो यहाँ पर हम लोग जीएस पढ़ते हैं अपने अंदाज में, क्रांतिकारी अंदाज में। एक कठिन टॉपिक को जितना सरल से सरल हो सकता है वैसा हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे तो लेक्चर की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आप लोग नहीं देखेंगे। इसलिए अगर आपको डिटेल में सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करनी है तो हमारे आप ऐप पे जाइए, रविंद्रा IAS पे, प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए। लिंक मैं इस लेक्चर के नीचे दे दूँगा, तो आप वहाँ से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ पर आपको पेड लेक्चर मिलेंगे। हालाँकि फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं होगी, डिस्काउंट भी आपको वहाँ पर मैंने कर रखा है और आप वहां से हमारी सारी लाइव क्लासेस को डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी सीमा है, उतना डिटेल में हम नहीं पढ़ा सकते। वहाँ पर आपको लाइव क्लास के साथ साथ आपको PDF फॉर्म में नोट्स मिलेगा और आपको वहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगी, बहुत सारी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप इसे देखते रहें। लिंक मैं इसमें ऐप का दे दूँगा इस लेक्चर में, आप वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। और तो अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे वेस्टर्लीज। तो अगला लेक्चर आप जरूर देखिएगा। तो इस लेक्चर को आप बार बार देखिए। थैंक यू, आप देखते रहिए।